नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सुबह से ही एक बात सोच रहा हूं कि जो भारत ने किया लगभग वैसा ही अमेरिका ने किया है। क्या भारत ने अमेरिका को रास्ता सुझाया या आइडिया दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं? आप जरा याद करिए, जब 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान में स्थित लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर सहित कुल 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, तो उससे पहले क्या घोषणा की थी भारत ने? भारत ने कहा था कि 7 मई की शाम को जो ब्लैकआउट होता है, जो तैयारियां होती हैं हमले के समय, वो एक पूरी प्रैक्टिस की जाएगी, एक रिहर्सल की जाएगी थ्रू आउट, मतलब जितना भी पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए स्टेट हैं उन सब में, और भारत के कुछ दूसरे हिस्सों में भी ये कार्रवाई होनी थी 7 मई को। लेकिन 7 मई से पहले ही 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान में कार्रवाई कर दी गई और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान इंतजार करता रहा कि रिहर्सल होगी 7 तारीख की शाम को और उसके बाद ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हो गया। अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि हम 2 सप्ताह बाद फैसला करेंगे कि हमें इस युद्ध में कूदना है या नहीं कूदना है, और कूदना है तो कितना कूदना है। लेकिन उसके अगले दिन ही उसके 7 B-2 बॉम्बर और कुल मिलाकर के 125 से ज्यादा जेट वो ईरान जाते हैं और उसकी 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करके लौट जाते हैं। यानी ईरान में इंतजार हो रहा था, बाकी जगह इंतजार हो रहा था कि 2 सप्ताह बाद अब तो अमेरिका फैसला करेगा, लेकिन उसने भारत की तरह अपनी रणनीति को गुप्त रखा, लोगों को भ्रमित किया, ईरान को भी भ्रमित किया और अपना काम कर दिया। तो फिर अगर हम ये कहें कि मोदी जी ही अब दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं और अमेरिका को भी रास्ता दिखा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी बात जी। ये है कि ये जो आपने तमीद बांधी है कि हिंदुस्तान ने तो नहीं मशवरा उनको दिया, इस बारे में तो जाहिर है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये एक ईरान ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है अमेरिका पे कि इन्होंने धोखा किया है, डिसीट किया है इन्होंने मुज़ाकरात जारी थे और उसके दौरान इन्होंने ये हमला कर दिया। और अब ईरान ये कह रहा है कि जब तक ये हमले जारी हैं इज़राइल के, उस वक़्त तक अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कल मंडे को ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मॉस्को जा रहे हैं, वहाँ पे पुतिन साहब से उनकी मुलाकात होनी है। इस दौरान बरतानिया ने भी बयान दे दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटेन वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्राइक्स इन एनी वे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो इज़राइल है वहाँ से एवैक्यूएशन फ़्लाइट्स शुरू कर दी हैं, ब्रिटिश सिटीज़न को वहाँ से निकाल रहे हैं। पेंटागन ने भी जो बयान दिया है आज उन्होंने प्रेस को, उसमें मिडनाइट हैमर का बताया उन्होंने कि इसका नाम था ऑपरेशन का। और वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने तो सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। जब तबाह बर्बाद कर दिया तो फिर अब मज़ीद जंग की धमकी देने की क्या ज़रूरत है? ईरान का ये दावा है कि कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे वो चीज़ें थी ही नहीं। परमाणु बमों का जो भी सिलसिला है, उसके कारखाने या जो भी है वो वहाँ है ही नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि ये हमला नाकाम रहा। इसमें वो ईरान की न्यूक्लियर पावर को कम्प्लीटली डेसिमेट करने में कामयाब नहीं हुआ अमेरिका। अब सवाल आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक ऐसे
वादे पर इलेक्शन लड़ा कि मैं आके जंगें ख़त्म करूँगा, मैं महंगाई ख़त्म करूँगा, जो रियासत के जो एक्सपेंडिचर है इसको भी कम करूँगा। लेकिन और फिर इलॉन मस्क को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का चीफ भी बना दिया और बड़ी उसकी तारीफ की कि जी बड़ी बचत हो रही है। लेकिन फिर उसी इलॉन मस्क के साथ उनके इख्तलाफात हो गए, और क्योंकि इलॉन मस्क ने कहा कि ये तो आप, मैं खर्चे कम करने आया हूँ, आप खर्चे बढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब देखें, मुद्दा ये था कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है या न्यूक्लियर बम बनाने की वो कोशिश कर रहा है या न्यूक्लियर बम जो है बनाने की तरफ वो बढ़ रहा है। उस पर तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस को जो टेस्टिमनी दी है, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस एडवाइज़र हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि जी हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान एटम वेपन्स जो है, परमाणु हथियार, उसके बनाने का कोई हमें वो नहीं मिले, एविडेंस नहीं मिला, और हम नहीं कह सकते कि ईरान परमाणु हथियारों के लिए जो है वो यूरेनियम एनरिच कर रहा है। तो उसके बाद जब उसने जर्नलिस्ट ने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने एक ही जुमला कहा, उन्होंने कहा आई डोंट केयर, कि वो क्या कहती है, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं। अब ये जो हमला हुआ है इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के अपने कैंप में जो है वो बड़ी शदीद स्प्लिट आ रही है, और मतलब है कि वो कुछ तो ये कह रहे हैं कि जी ये इम्पीच हो सकता है क्योंकि कांग्रेस से पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी इतने बड़े हमले की। लेकिन फिर कांग्रेस से आज तक कौन से अमेरिकी सदर ने इजाज़त कांग्रेस से लेकर हमले किए? लिबिया, अफगानिस्तान, इराक, कहीं पे भी तो इन्होंने इजाज़त कांग्रेस से नहीं ली। तो ये आर्गुमेंट थोड़ा वीक हो जाता है कि जी इनको इम्पीच किया जाएगा इस बेसिस पे। लेकिन मसला ये है कि ये जो अटैक है इसने बहुत सारे देशों को अब इम्तिहान में डाल दिया है, जिनमें चाइना, रशिया, ये सरे फहरिस्त हैं। ईरान ने धमकी दी थी कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा, लेकिन वो कैसे बंद कर सकता है जबकि 20 से 30% जो ऑयल है, वो पैसेज उसका जो है ट्रैवल का, वो वहाँ से गुजरता है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसका चाइना को होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बात तय है कि इजराइल ने बड़ी कामयाबी के साथ अमेरिका को भी इस जंग में घसीट लिया है। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी हैं मिर्जा साहब। सबसे पहले मैं शिवाज सर यही पूछना चाहूंगा, जलडमरू मार्ग बंद करने की धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से, ये संभव है क्या? देखो, संभव तो बहुत चीजें हैं और नहीं भी हैं। जब हौती रेबल ने रेड सी को, जो आपका मेडिटेरियन में जोड़ता है, जो बंद कर दिया था, स्वेज कैनाल से नहीं जाते थे, 11 देश का एक प्रकार से फोर्स बनी, मगर कुछ नहीं कर पाई। 90% जितनी शिप थी वो आप पूरा चक्कर काट के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जाने लगी थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी एक शिप को प्रोटेक्ट करना, और हौती रिबल अटैक कर रहे थे और भारत ने भी अपनी फोर्स वहां छोड़ी। तो सच्चाई है, न्यूसेंस वैल्यू तो पक्का हो सकती है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ये सच्चाई है, 33 किलोमीटर है वाइडेस्ट एट द लोएस्ट प्लेस, मगर इतना आसान तो नहीं होगा ईरान के लिए इसको करना। और ईरान कोई स्वीपिंग नहीं करेगा कि सबके लिए करेगा। चीन के लिए क्यों करेगा? जो सामान वो खुद भेज रहा है उसको तो नहीं करेगा वो ब्लॉक तो करेगा एडवर्सरी को, मगर कर सकता नहीं कर सकता ये तो समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है, उनके पार्लियामेंट में अभी एक प्रकार से उनको अथॉरिटी दे दी है कि वो जो भी आयतुल्लाह अल खमानी समझते हैं वैसा कुछ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे वो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई, अगर ये होता है तो ये माने कि इसको माइन कर दिया जाता है या इसको नॉन यूजेबल है। आवाज नहीं आ रही अचानक। 20% ऑयल जो है वहां जाता है और 20% गैस भी जाती है पूरे वर्ल्ड की, और तो उसका बहुत नुकसान होगा और उससे रेट बढ़ेंगे। मैं अभी देख रहा था, बाकी टीवी भी, एनडीटीवी भी यही बातचीत कर रहे थे, जो तनेजा हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं बीजेपी के, वो यही कह रहे थे कि अगर मान लो ये होता तो $100 से ज्यादा जा सकती है एक बैरल की। तो ये सच्चाई है,
कर सकता नहीं कर सकता समय बताएगा, मगर ऐसा ही कुछ होती रिबल के बारे में बोलते थे कि कैसे कर सकता होती रिबल, कैसे हो सकता है ये शिप्स को कैसे ब्लॉक करेगा, उसने कर दिया क्योंकि वो न्यूसेंस वैल्यू है। तो अब देखते हैं क्या होगा। देखो सच्चाई यह है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है सिचुएशन जैसे रोल आउट कर रही है, मगर अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है इस हमले का, कि इसको आने वाले टाइम में एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ही एक अव्वल दर्जे का ऑपरेशन माना जाएगा। जिस प्रकार से इसको सरप्राइज अचीव की है, जिस प्रकार से डिसेप्शन दिया है, जिस प्रकार से इन्होंने अपना जो स्टेटेड एम था उसको अचीव किया है, और जिस प्रकार से इतने फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये मुझे लगता है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये आने वाले जो जनरेशन है वो सीखेंगी कि ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था, क्योंकि इस ऐसे ऑपरेशन में चूक भी हो सकती है, हो सकती थी कि वो जब एयर स्पेस में आते हैं ईरान के, कोई ना कोई एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल लगे और मिसाइल से एयरक्राफ्ट एक प्रकार बर्बाद हो, तो आप देख सकते हैं कि उसका रेप्रिकेशन क्या होता। तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑपरेशन फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था उसकी बहस जो है वो अलग है। और ये भी सच्चाई है, अब कितना नुकसान हुआ है उसका भी एक जब भी कभी ऐसा ऑपरेशन होता है तो फिर उसका एक मेजरमेंट माना जाता है कि भाई कितना डैमेज है, उसको डैमेज असेसमेंट एक कमेटी भेजती है कि जो टारगेट एरिया पे डैमेज कितना हुआ इस मिसाइल का या इस बॉम्ब का, वो देखेंगे, वो उससे पता चलेगा। मगर सुपरफुलिसली ये लगता है जब 12 बॉम्ब जो कि GBU-57 जो 60 मीटर तक जा सकता है एक एरिया 3x3 किलोमीटर में, तो वाकई काफी डैमेज किया होगा। वो जगह तो फिर ऑपरेटिव नहीं हो सकती। क्या वहां पर न्यूक्लियर हथियार बना चुका था या बनाने के कतार पे था, क्या वो इनरिचमेंट यूरेनियम वहां था या उसको शिफ्ट कर दिया, ये देखो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसके क्लेम और काउंटर क्लेम आएंगे। मगर एक चीज है, कुछ एक दिनों में तो उन्होंने शिफ्ट नहीं किया क्योंकि मोसाद बहुत एक्टिव थी। वो मोसाद जो टॉप साइंटिस्ट को मार सकती है, टॉप मिलिट्री कमांडर को मार सकती है, इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ड्रोन का इस्तेमाल करके, तो वो अभी तो शिफ्ट नहीं करने देते। अगर शिफ्ट करते तो उनके लिए बहुत बड़ा इजी टारगेट था, मगर हो सकता पहले कर दिया, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम जाएंगे। सच्चाई ये है कि अब क्या होगा, ये अब इम्पोर्टेंट है कि अब क्या होगा, क्या करेगा ईरान, क्या ईरान जो है पलटवार करेगा तो कैसे करेगा, क्या वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन की जो बेसिस उनको करेगा, क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करेगा, क्या वो कोई और ऐसा काम करे कि जो इजराइल पे जो रॉकेट और मिसाइल हैं उनकी ज्यादा बढ़ाएगा, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल करेगा, किस प्रकार से रूस और चीन का रवैया होने वाला है, क्या रूस और चीन खुल के आएंगे चीन के साथ या ईरान के साथ या नहीं। दूसरा मुस्लिम वर्ल्ड है, उसका क्या रवैया है, क्या वो ओनली इसको नकारा करेंगे, इसको क्रिटिसाइज करेंगे या कोई मटेरियल सपोर्ट भी ईरान को देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आंसर अगले कुछ 2-3 दिनों में मिलेगा चौधरी साहब। मगर वाकई जो आज की तारीख में जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में काफी फ्लूइड है चौधरी साहब। शिवाज साहब, बहुत महत्वपूर्ण आप संकेत दे रहे हैं और आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। मेरी अभी एक बहुत जो विश्लेषक हैं और इस तरह के मामलों को देखते रहे हैं, उनसे प्राइवेटली बात हो रही थी। उनका कहना था कि अगर इन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स वहां से अलग कर दिए थे, जैसे वो दावा कर रहे हैं, तो ये क्या डर्टी बॉम्ब बना करके जितनी भी तैयारी थी इनकी, उससे डर्टी बॉम्ब बना करके इजराइल को चोट पहुंचा सकते हैं, चलो अमेरिका को नहीं पहुंचाएं। तो ये एक आशंका भी इस समय बन गई है। वो मुझे लगता नहीं चौधरी साहब, वो आशंका तो चली गई। फोर्दो का जो था जहां पर वो बनाने के करीब था, जहां वो 60% से ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो तो फोर्दो में अभी चला गया। इतना आसानी से
ये जो जिसको कहते हैं कि डर्टी बॉम्ब बनाना भी इतना आसान नहीं, उसको 60% से ज्यादा इनरिचमेंट करने, और इसकी भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है कि क्या उसने 60% कर लिया था या नहीं। एक बार आईए कहता है कि नहीं किया, एक बार कहता है वो बनाने के बहुत नजदीक है, और जो तुलसी गैब्रेट जो एनआईए की डायरेक्टर है वो कुछ और बोल रही थी। मगर ये सच्चाई है कि ईरान झूठ बोल रहा है, ईरान न्यूक्लियर हथियार चाहता है, न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश, क्या वो 60% या उसके ऊपर कर गया था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मगर मुझे लगता नहीं कि वो डर्टी बम, वो तो चले गए, फोड़ दो, क्योंकि ये जिस प्रकार से इतना सटीक हमला किया है, और 6 B-2 बॉम्बर से और 12 GBU-57 बम डाल दिए इस इलाके में, अभी मुझे लगता नहीं कि कुछ रहा होगा वहां। हाँ, तो ऐसा कोई उसके पास और कोई फैसिलिटी है नहीं। नटांज और इफ्यान और आपका फोर्दो नॉन यूजेबल है, तो ऐसा शायद नहीं हो सकता। ये मेरी एनालिसिस है चौधरी साहब। अभी जो मैं मिर्जा साहब से पूछ रहा था कि क्या जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने जहां तक वो ले जाना चाहते थे वहां तक लेकर के गए और उसके बाद स्टॉप कर दिया, तो भारत जो है युद्ध में उस तरीके से नहीं उलझा जैसे रूस फंस गया है यूक्रेन के साथ, या इजराइल हमास के युद्ध में फंस गया, या अब इराक के युद्ध में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका क्या भारत से कुछ सीख रहा था इस मामले में? क्योंकि 7 तारीख की शाम को वो सब रिहर्सल होनी थी ब्लैकआउट की और कैसे बचा जाता है, और उससे पहली रात को ही 6-7 तारीख को हमने वहां 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वो लोग इंतजार करते रह गए कि 7 तारीख को अभी तो रिहर्सल होगी, उसके बाद भारत कुछ करेगा। हाँ, तो मैं क्या चौधरी साहब, मेरे को जी न्यूज पे क्या जाना है, तो मैं थोड़ा जी सा इसका आंसर देता हूँ। देखो, जी सच्चाई है कि भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया था वो रिमार्केबल है, उसमें सरप्राइज भी अचीव किया। जो हमको स्टेटेड एम थे हमने वो सब पाए। जैसे ही हमने स्टेटेड एम अपने अचीव कर लिए, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। और ये एक बहुत गलत धारणा है कि सर पाकिस्तान अब बैकफुट पे था तो हमने युद्ध क्यों रोका। अरे पाकिस्तान तो कमजोर देश तो है ही, इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट है, उसका क्या होना था। आप उस ऐसे देश के साथ उलझेंगे तो आपकी इकोनॉमी भी डाउन होगी। आप तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, आपने 3rd लार्जेस्ट बनना है। युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है। आपने जो उसके एक प्रकार से पूरे के पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, आपने उसकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड कर दी। जब वो घुटनों पे आ गया और रिक्वेस्ट कर रहा है कि सीज फायर, तो भारत माना। और ये मुझे लगता है कि अब लोग समझेंगे उसको कि ये मास्टर स्ट्रोक था, कि हमको लगता था कि जो हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो अचीव किया, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव किया। अब ये काउंटर प्रोडक्टिव है लड़ाई को बढ़ाना, क्योंकि भारत की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिफोर कोविड-19, आफ्टर कोविड। तो आपने जो पॉइंट बोला मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भारत का इस ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने कट किया और कैसे हमने डिसंगेज किया, कैसे हमने एक प्रकार से उनके, जब पाकिस्तान घुटने में आ गया तो हम एकदम जैसे उन्होंने मांगा सीज फायर, हम इसके लिए तैयार हुए। इसकी वजह यही है, भारत इकोनॉमी के ऊपर इंटरेस्टेड है। भारत को पता है कि आपकी इकोनॉमी डिगमगा, और वर्ल्ड जो है आज वेस्टर्न वर्ल्ड वो ये नहीं चाहता कि भारत की तरफ प्रोग्रेस हो। कई देशों की डीप स्टेट इंक्लूडिंग अमेरिका, वो इस चीज से घबराए हुए हैं कि कैसे भारत प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, और वो वर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको डीरेल किया जाए। और मैं कहता हूं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि किस प्रकार से हमने इंटेलिजेंटली अपना काम किया और उससे फिर हम डीलिंक हो गए। चौधरी साहब। श्रीवास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको दूसरे चैनल पर भी जाना है तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, और अभी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू श्रीवास साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू मिर्जा साहब। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद जी, जय। डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे श्रीवास साहब से कि जिस तरीके से भारत ने जितना उसको करना था 4 दिन में उसने किया, और फिर अपने आप को डीलिंक कर लिया, अलग कर लिया। वो युद्ध में वैसे फंसे हुए नहीं रहे
जैसे रूस यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है और इजराइल पहले हमास के साथ और अब ईरान के साथ लगभग फंस ही गया है और उसको बहुत जी बड़ा हाँ। लॉस भी हो रहा है। तो अमेरिका क्या वो नीति अपनाएगा जो भारत ने अपनाई कि अमेरिका को जितनी कार्रवाई करनी थी कर ली, अब वो इसमें नहीं उलझना चाहेगा। ईरान ने कुछ किया आगे तो उसका जवाब हो सकता है अमेरिका दे या इजराइल के जरिए दिलवाए, बस उतना अमेरिका करना चाहेगा। इससे ज्यादा वहां की पब्लिक भी शायद उनको इजाजत ना दे और वहां के सांसद भी इजाजत ना दे। जी बिल्कुल, देखें ना, अब ये इन्होंने जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने रात को तकरीर की है, मतलब प्रेस को जो स्टेटमेंट जारी किया एड्रेस द नेशन में, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। हमने ईरान का फिदो वाला न्यूक्लियर भी तबाह कर दिया, बाकी भी तबाह कर दिए, और अब वो कोई थ्रेट नहीं है। तो इस प्रीटेक्स्ट से वो अब अपने पीछे हट सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि जो चाइना ने ईरान को जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई किए हैं, वो एक मतलब है, चाइना कह रहा है भाई हम नहीं लड़ते, तुम लड़ो, ये लो सामान और लड़ो। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमारी फैक्ट्रियां 24 घंटे की बुनियाद पे असला बना रही हैं ईरान के लिए, तो अब देखना ये है कि ईरान क्या करता है। अगर ईरान रिटेलिएट करता है, अमेरिकी अड्डों पे बमबारी करता है, तो 19 के करीब अमेरिकी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, अगर वो 2-4 पे हमला कर देते हैं और वहाँ कैजुअल्टीज हो जाती हैं, तो जो वर्स्ट थिंग है अमेरिका के लिए वो ये होगी कि अमेरिकी जो है फौजी, उनकी लाशें जो है चाहे 1 हो चाहे 10 हो, वो अमेरिका वापस जाए मिडिल ईस्ट से, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत प्रेशर होगा। लेकिन इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अब किस तरह से अपनी साख जो है उसको बरकरार रखूं या बहाल करूं, क्योंकि दिन ब दिन उनकी साख खराब हो रही है अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन में। क्योंकि वो यूक्रेन का युद्ध कहते थे मैं 24 घंटे में रुकवा दूंगा, तो 24 सही, महीने भी गुजर जाएंगे तो वो लगता है यही है कि नहीं रुकने वाला। हाँ जी। बिल्कुल। और इसी तरह से वो जो कह रहे थे कि मैं अखराजात कम करूंगा, तो वो अखराजात तो बढ़ गए ईरान के ऊपर जो अटैक करने की वजह से, तो एलोन मस्क के एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं दुनिया भर के सामने, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। कल तक तो वो एक दूसरे के मित्र थे बड़े, और डोनाल्ड ट्रंप उसको व्हाइट हाउस में किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की थी आज तक सवाए प्रेसिडेंट के, और अब जो है एलोन मस्क वहाँ खड़ा होकर बेटा गोद में लेके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीट द प्रेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अब डोनाल्ड ट्रंप के खाते में पड़ रही हैं, और फिर एक एक करके उनके जो बड़े क्लोजेस्ट एलाइज थे, यानी जो उनके एडवाइजर थे या जो उनकी कैबिनेट के लोग थे, वो छोड़ रहे हैं उनको, अपना डिस्टेंस बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, अपनी दूरी पैदा कर रहे हैं। जैसे इसने किया है, तुलसी जी ने किया है, उन्होंने तुलसी कांग्रेस के के बाद सामने कह दिया कि हाँ कोई हमारा चक्कर लेना देना ही नहीं एटम बम का। तो इससे मैं समझता हूँ कि ट्रंप को काफी हजीमत उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को बुला करके उनको सम्मान से नवाजा है, अपने बराबर में बैठा करके लंच कराया है, उनकी तारीफ के कसीदे गढ़े हैं, उससे तो कहीं ना कहीं भारत भी नाराज है। और भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, इसलिए कुछ कह नहीं रहा है, रिश्तों को बनाए रखना चाहता है। पर जिन मुनीर की तकरीर के बाद पहलगाम में जेनोसाइड हुआ, उन मुनीर को अगर आप बुला करके सम्मान देंगे और उनके जरिए अपने स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, तो भारत का नाराज होना तो स्वाभाविक है। जाहिर है, भले ही क्वाड का एक सदस्य है भारत, लेकिन भारत को भी कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ने नाराज तो किया है। मिर्जा साहब, देखें जी, ये इस वक्त की जो दुनिया है वो बड़ी अजीब तरीके से चल रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में खाने की दावत देकर जो है ना, माजी का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, पहले अयूब
जनरल अयूब ने भी वहाँ खाना खाया है, परवेज मुशर्रफ ने भी खाया है, लेकिन वो प्रेसिडेंट थे, वो आर्मी बिल्कुल चीफ नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे। ये एक प्राइम मिनिस्टर को भी इग्नोर किया, प्रेसिडेंट को भी इग्नोर किया, आर्मी चीफ को बुलाया है, उसके साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि हाँ भाई बताओ क्या लेना है और क्या देना है, ये हमारी डिमांड है, कितने में सौदा बुक करोगे। मतलब है ट्रम्प की जुबान में, वो कहता है ना मैं ट्रेड करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो ये बिजनेस डील ही की है ना उसने, कोई यहाँ पे कोई वोट तो नहीं मांगे उसने उससे। सही है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान को भी बड़ा धचका लगा है, और बार बार लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर ने जो है वो ईरान के पीठ में खंजर घोंपा है, कि एक दिन उसने बयान दिया कि हम ईरान के साथ हैं, और दूसरे दिन वो कह रहा है कि अमेरिका ठीक कर रहा है। मतलब है कि बहुत तजाद है। तो ये सवाल भी पैदा हो गया कि क्या ईरान के लोग जो है या ईरान की सरकार वो कभी पाकिस्तान को माफ़ करेगी कि इतना बड़ा धोखा उन्होंने दिया है ईरान को भी, समझे ना। तो ये बड़े आगे मसले संजीदा होंगे, लंबे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब, जो ये पूरी चाह तरह रहे स्वस्थ। थे, ये चाह रहे थे कि हम स्ट्राइक करेंगे, इजराइल मारेगा बम, तो लोग खड़े हो जाएंगे उसके हुकूमत के खिलाफ और सरकार गिरा देंगे, वो तो हुआ नहीं। और अमेरिका के सही। हमले के बाद तो ईरान की अवाम और ज्यादा इकट्ठी हो गई है इस पागल मौलवी के पीछे, जिसका नाम क्या है, खमेनाई। आयतुल्लाह अली खामेनी जी। हाँ, इसके पीछे और ज्यादा जमा हो गए। तो वो हमने देखा है कि नेशनलिज्म जो है वो वॉर पीरियड में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, साइकोलॉजिकल एक इशू बन जाता है कौम का। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद अय्यूब मिर्जा साहब, पूरी तरह स्वस्थ ना होते हुए भी आप जुड़े और इतना समय निकाला आपने, बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।